हाय एवरीवन, वेलकम टू राघव एकेडमी। आप सीएमए इंटर डायरेक्ट टैक्स के कोर्स में आ चुके हो। आप हमारे कोर्स को लेने जा रहे हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इस कोर्स में कैसे स्टडी करेंगे। डायरेक्ट टैक्स एक बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट माना जाता है, इंटर लेवल पे भी और आपके फाइनल लेवल पे भी। तो मेरा क्या मानना है, जब मैं डीटी पढ़ाता हूं, जब मैं डायरेक्ट टैक्स पढ़ाता हूं, तो एक एक चीज को, एक एक लाइन को, एक एक प्रोविजन को खुद लिखवाता हूं। हमारे डायरेक्ट टैक्स में सेक्शन होते हैं, सेक्शन के बाद सब सेक्शन आ जाते हैं, फिर कुछ क्लोज आ जाते हैं, फिर नीचे देखने को मिलता है कि कुछ एक्सप्लेनेशन भी है, फिर एग्जाम्पल अपनी बात करते हैं। तो मैं तो सिर्फ अपनी बात करता हूं। सारे प्रोविजन को सेक्शन वाइज बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में आपको लिखवाऊंगा और धीरे 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 पूरा डीटी का कोर्स आपका पूरा हो जाएगा। सारी चीज अच्छे से कंप्लीट होगी, सारी चीज लिख लिख के कंप्लीट होगी और एक दिन हमारा सीएमए इंटर डायरेक्ट टैक्स का कोर्स पूरा हो जाएगा। तो मेरा क्या मानना है, सारी चीज को अच्छे से लिखो, अपनी नोटबुक में लिखो, ज्यादा बातें मत पढ़ो। भारी इंग्लिश और मोटी किताब पढ़ने से बच्चा पास नहीं होता, हमारा भी एक्सपीरियंस है। तो आप मेरी आंखों में देखिए, आपको विश्वास, आपको कॉन्फिडेंस झलक रहा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, मोटी किताब और भारी इंग्लिश, इंग्लिश और ज्यादा किताबें पढ़ने से बच्चा पास नहीं होता। अगर बच्चे ने प्रोविजन, स्टूडेंट ने अगर प्रोविजन को अपनी लैंग्वेज में लिखा, अपने हाथों से लिखा, कम शब्दों में सारी बात को कवर कर लिया, तो कभी भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। आप खुद सोचो, एग्जाम से एक रात पहले, यानी एक दिन पहले, यानी कि प्रीवियस एग्जाम के बाद जो टेन्योर मिलता है, क्या आप उसमें मोटी मोटी किताबें पढ़ोगे? क्या आप उसमें भारी भारी किताबें पढ़ोगे, या फिर वो पतली सी किताब पढ़ोगे जहां पे आपने सारे प्रोविजन लिख रखे हैं, हाथ से लिख रखे हैं, बिल्कुल अच्छे से लिख रखे हैं? तो आपकी चॉइस है, आपको क्या करना है। भारी इंग्लिश और मोटी किताबें और ज्यादा किताबें पढ़नी है, या फिर लिमिटेड बातों में अपनी सारी बात को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ऐसे ही हम मिलेंगे, चलते चलते, मिलते मिलते सारा काम पूरा हो जाएगा। छोटी छोटी वीडियो में मिलते रहेंगे और अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी, तो आइए चलते हैं, एक बार हम अपना एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, अपना लेक्चर भी देख लेते हैं। ओके, चलिए। हाय एवरीवन, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजन। ये क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजन को हमको क्यों पढ़ना है? जैसे मैं बिल्कुल साफ साफ बताता हूं, आपने अपने घर में सोचा होगा या देखा होगा या करते होंगे, क्या आप बिजनेस करते हो अपने बेटे या फिर अपनी वाइफ या फिर अपनी मदर के नाम पे, यानी कि असेसी अपने नाम पे इनकम जनरेट नहीं करना चाहता क्योंकि उसको टैक्स की चोरी करनी होती है। तो जब ऐसे केस बढ़ते रहे, जब आप क्लबिंग ऑफ इनकम करते रहे, टैक्स की इवेजन करते रहे, तब इनकम टैक्स में क्लबिंग ऑफ प्रोविजन के डाले गए, यानी कि क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजन को इंट्रोड्यूस किया गया। जब ये सारे केस बढ़ते रहे तो क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजन में यह बताया गया कि किसकी इनकम पर टैक्स किसको देना पड़ेगा। वैसे इनकम टैक्स क्या होता है? आयकर। जो इनकम कमाता है उसको अपनी इनकम पे टैक्स देना होता है, बट नहीं, जिसके ऊपर क्लबिंग के प्रोविजन लग गए उसको किसी दूसरे की इनकम पर भी टैक्स देना पड़ेगा। चाहे दूसरा वो उसकी मदर हो, फादर हो, स्पाउस हो, यानी पति या पत्नी हो, या फिर आपके माइनर बच्चे हो। ठीक है जी, तो क्लबिंग ऑफ प्रोविजन के हम जो इनकम के प्रोविजन है उसको आइए एक बार स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आपको मैं लेकर चलता हूं क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजंस पर। हाँ जी, तो सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे इंट्रोडक्शन। एक इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम। आपको सारी चीजें लिखनी है, तो प्लीज साथ साथ आप लिखते रहे। सब चीज साथ साथ लिखेंगे तो कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लबिंग के प्रोविजन। आइए हेडिंग देंगे इंट्रोडक्शन।
एक बैकग्राउंड तो मैं आपको बता ही चुका हूं, बट सारी बातें तो धीरे धीरे क्लियर होगी। जब सारे प्रोविजन पढ़ लेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम के, तभी सारी बातें आपको क्लियर होगी। आपको समझ आ गया होगा कि हम इस टॉपिक में क्या पढ़ने जा रहे हैं। ये तो आपको समझ आ गया। अब क्या प्रोविजन है, किस पर लगते हैं, कैसे लगते हैं, कैसे टैक्स लगता है, ये सारी बातें तो धीरे धीरे पूरी हो ही जाएगी। एक एक पॉइंट लिखेंगे, एक एक टॉपिक को कवर करेंगे और धीरे धीरे क्लबिंग ऑफ इनकम भी खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, तो छोटा सा टॉपिक है, आइए स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे पॉइंट नंबर फर्स्ट, लिखेंगे अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में क्या होता है? एन assessee is generally taxed, उस पर टैक्स लगता है in respect of his या फिर हर ओन इनकम। बात समझ आई? असेसी अपनी इनकम पर खुद टैक्स देता है। ये बातें इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बताई जाती है। इसी में लिखेंगे सेकंड पॉइंट, हाउएवर, लिखेंगे हाउएवर देयर आर सर्टेन केसेस where an assessee has to pay tax in respect of income of other person। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि हमको बस कुछ केस पढ़ने हैं। जब वे हम केस पढ़ लेंगे, क्लबिंग के प्रोविजन खत्म हो जाएंगे। किन किन केसों में असेसी को टैक्स देना पड़ता है किसी दूसरे की इनकम पर, बस ये देखना है और क्लबिंग के प्रोविजन खत्म। ठीक है जी, चलिए तीसरा पॉइंट लिखेंगे। आइए, सम टैक्स पेयर्स, लिखेंगे सम टैक्स पेयर्स इन द हायर इनकम ब्रैकेट, उनकी इनकम ज्यादा होती है तो टैक्स रेट ज्यादा लगता है, क्योंकि टैक्स स्लैब रेट के अकॉर्डिंग निकलता है। इनकम ब्रैकेट हैव अ चांस to move some portion of their income भाई जब हम टैक्स निकालना सीखते हैं तो स्लैब रेट देखते हैं। स्लैब रेट में पता होता है हमको कि स्लैब रेट में अलग अलग टैक्स रेट होते हैं। इनकम ज्यादा होती है तो स्लैब रेट ज्यादा लग जाता है। तो जिन असेसीज की, जिन टैक्स पेयर की इनकम ज्यादा होती है ना, वो सोचते हैं कि मेरे 4 बिजनेस है, 2 अपने नाम पे कर लेता हूं, 2 अपने बेटे के नाम पे कर लेता हूं जो कि माइनर है। तो फिर क्या होगा? स्लैब रेट का फायदा 2 व्यक्ति को मिल जाएगा, क्योंकि स्लैब रेट का फायदा एक इंडिविजुअल को मिलता है। तो जिनकी इनकम ज्यादा होती है वहां पर चांस रहता है कि ये घपलेबाजी करेंगे, ये अपनी इनकम को मूव कर देंगे। किसके पास? लिखेंगे मूव सम पोर्शन ऑफ देयर इनकम टू देयर, भाई इनकम बाहर वाले को तो देंगे नहीं, टू देयर स्पाउस यानी पति या फिर पत्नी, वाइफ या फिर हस्बैंड, या फिर माइनर चिल्ड्रन, या फिर सन्स वाइफ, ठीक है जी।
टू मिनिमाइज, ऐसा क्यों करते हैं? अच्छा, ये सन्स वाइफ क्या होता है? यानी कि आपके बेटे की बहू, आपके बेटे की बहू, उसको बोलते हैं हम सन्स वाइफ। अच्छा जी, ऐसा हम क्यों करते हैं? लिखेंगे टू मिनिमाइज, लिखेंगे टू मिनिमाइज देयर टैक्स बर्डन। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपना टैक्स बर्डन कम करना चाहते हैं, क्योंकि इनकम ज्यादा दिखाई तो टैक्स ज्यादा लग जाता है। ठीक है जी, आई होप अभी तक आपको सारी बातें क्लियर हो रही होगी। लिखेंगे 4 पॉइंट। सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट, सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सच टैक्स अवॉइडेंस, ये टैक्स की घपलेबाजी रोकने के लिए, टैक्स अवॉइडेंस केसेस, ये टैक्स की घपलेबाजी के केसेस को रोकने के लिए क्या हुआ? क्लबिंग के प्रोविजन का जन्म हुआ। लिखेंगे कोमा लगा के, जब ये केस बढ़ते रहे, जब ये केस बढ़ते रहे, क्लबिंग प्रोविजंस, क्लबिंग प्रोविजंस have been incorporated, have been incorporated in the Income Tax Act 1961। हमारे आयकर विभाग के कानून में यह प्रोविजन डाला गया। ठीक है जी, चलिए 5th पॉइंट पर चलते हैं। 5th पॉइंट पर चलते हैं। अंडर क्लबिंग प्रोविजन, अंडर क्लबिंग प्रोविजन इनकम अराइजिंग, इनकम अराइजिंग टू स्पाउस, टू स्पाउस या फिर माइनर चिल्ड्रन, इनके लिए भी कुछ प्रोविजन, कुछ एक्सेप्शन डाली गई है। जब क्लबिंग के सारे प्रोविजन खत्म हो जाएंगे तो आपको सारी क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, अंडर क्लबिंग प्रोविजंस इनकम अराइजिंग, इनकम अराइजिंग टू स्पाउस या फिर माइनर चिल्ड्रन या फिर सन्स वाइफ। अरे आपके बेटे की अभी अभी शादी हुई तो आपने क्या करा? बेटे की जो वाइफ, नई नई जो आपके घर में डॉटर इन लो आई है, आपने क्या करा? उनके नाम पे कोई बिजनेस चालू कर दिया टैक्स की चोरी करने के लिए। तो इनकम टैक्स कहती है ऐसा नहीं चलेगा। लिखेंगे शैल बी इंक्लूडेड, शैल बी इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ, इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर, यानी कि जिसने इनकम को शिफ्ट किया, ट्रांसफरर, असेसी या फिर टैक्स पेयर। ठीक है, और इसी के साथ एक चीज और लिखेंगे, रेड पेन से लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। एंड इन केस लॉस, मतलब पहले साल आपने क्या करा? पहले साल आपने क्या करा? इनकम कमाई तो इनकम को क्लब कर दिया। तो क्या अगले साल लॉस होगा? क्या उसको क्लब नहीं करोगे? मतलब इनकम टैक्स अथॉरिटी असेसी के साथ हैरेसमेंट करेगी? नहीं, अगर अगले साल लॉस होता है तो लॉस को भी क्लब कर दिया जाएगा। इन केस ऑफ लॉस, कोमा कोमा लॉस शैल ऑल्सो बी क्लब्ड, लॉस शैल ऑल्सो बी क्लब्ड। मतलब कहने का क्या है? अगर आप बिजनेस करते हो किसी दूसरे के नाम पे तो उससे होने वाला रिजल्ट, अब रिजल्ट में चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दोनों को क्लब कर दिया जाएगा इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। ठीक है जी, बात समझ आई? बात समझ आई है तो अगले पॉइंट पर चलते हैं, पॉइंट नंबर 6। आई होप आप लिख रहे होंगे, फटाफट से सारी बातों को लिखिए। अब पॉइंट नंबर 6 पर चलते हैं। लिखते हैं नाउ
लेट अस अंडरस्टैंड। अब हम देखने जा रहे हैं कि क्लबिंग के प्रोविजन क्या होते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द इनकम टू बी क्लब्ड in the hands of ट्रांसफरर असेसी। अब हम बस ये देखेंगे कि वे कौन कौन सी इनकम है जो क्लब कर दी जाएगी, जोड़ दी जाएगी किसके हैंड्स में, जिसने इनकम को मूव किया, जिसने टैक्स अवॉइड करने की कोशिश करी। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। तो चलिए एक एक करके अब सेक्शन स्टार्ट करेंगे और अपनी बातों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए तो चलिए फटाफट लिखते हैं। सेक्शन डालेंगे, सेक्शन 60 सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं। लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ इनकम, लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। सर ये हेडिंग तो समझ ही नहीं आई। मैं बताता हूं आपको हेडिंग में क्या लिखा है। यहां पे 2 बार ट्रांसफर वर्ड का यूज हुआ है। ये ट्रांसफर तो वही है, यानी कि मूव। आपने इनकम को शिफ्ट कर दिया विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। कैपिटल गेन की लैंग्वेज में बात की जाए तो ट्रांसफर का मतलब होता है सेल। आपने एसेट नहीं बेचा, एसेट से जो इनकम हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल बात की जाए, बिल्डिंग तो मिस्टर राम के नाम है, मिस्टर राम को जो किराया मिलता है उस किराए को मिस्टर राम ने क्या करा, मूव कर दिया। यानी कि टेनेंट को बोला कि रेंट मेरे को मत देना, मेरी पत्नी को दे देना क्योंकि टैक्स बचेगा। तो मिस्टर राम ने टेनेंट को बोला कि जो चेक बनाओगे ना आप, मेरे नाम पे मत बनाना, मेरी वाइफ के नाम पे बनाना। अगर आप मेरे नाम पे चेक बनाओगे तो मेरी इनकम बढ़ जाएगी और मेरे ऊपर टैक्स लग जाएगा। तो जब ऐसे केसेस आने लगे तो ये सारे केसेस पकड़ में आ गए और क्लबिंग के प्रोविजन को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो एसेट नहीं बेचा, मिस्टर राम ने अपनी वाइफ को एसेट नहीं दिया, इनकम दी जो उस एसेट से हो रही है, तो क्लब कर दिया जाएगा उस इनकम को। बस यही सारी बातें मैं लिखवाने आपको जा रहा हूं। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इफ एनी पर्सन, लिखेंगे इफ एनी पर्सन ट्रांसफर्स द इनकम फ्रॉम एनी एसेट, transfers the income from any asset without transferring the asset। मैं यहां पे दोबारा लिख देता हूं, विदाउट सेल। ठीक है, विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट इटसेल्फ। आपने एसेट नहीं बेचा, फिर क्या होगा, लिखेंगे देन, पेन चेंज करता हूं, देन फिर क्या होगा, देन सच इनकम arising from asset, then such income arising from asset shall be included in the total income of ट्रांसफरर असेसी। भाई जिसने ये गेम खेला, जिसने टैक्स चोरी करने की हिम्मत करी, उसके हैंड्स में टैक्स लग जाएगा। ठीक है जी, बात समझ आई।
एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। लिखेंगे इट इज इमैटेरियल। हमें फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क नहीं पड़ता, अभी लिखवा रहा हूं। इट इज इमैटेरियल वेदर, इट इज इमैटेरियल वेदर द ट्रांसफर इज, द ट्रांसफर इज रिवोकेबल और इररिवोकेबल। ये रिवोकेबल और इररिवोकेबल ट्रांसफर क्या होता है, इसके बारे में भी अभी बात होगी, इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको बताऊंगा। बस सेकंड पॉइंट में आप ये समझिए कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि जो आपने ट्रांसफर ऑफ इनकम किया है वो रिवोकेबल है या इररिवोकेबल है। अभी हम डेफिनेशन बताएंगे कि क्या होता है। बस इस पॉइंट पर आप याद रखिए कि कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इनकम तो क्लब होकर रहेगी। ठीक है जी। एंड whether it was made before clubbing provisions introduced or not, भाई प्रैक्टिकल लाइफ की बात की जाए तो इनकम टैक्स का नोटिस किसी को भी जा सकता है। तो हुआ क्या, जब क्लबिंग के प्रोविजन आए उससे पहले आपने इनकम ट्रांसफर की थी कि मैं ये इनकम अपनी वाइफ को ट्रांसफर करता हूं। तो जब नोटिस आया आप बोलने लगे ये क्लबिंग का प्रोविजन तो बाद में आया है, हम तो ये काम पहले ही कर चुके हैं। तो इनकम टैक्स कहती है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने ये ट्रांसफर चाहे क्लबिंग के प्रोविजन से पहले किया हो चाहे बाद में किया हो, क्लबिंग के प्रोविजन लग के रहेंगे और ट्रांसफरर को टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है जी, बात समझ आई। तो ये दोनों पॉइंट सेक्शन नंबर 60 में कंप्लीट होते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल लिखवाता हूं, तो चलिए लिखेंगे फॉर एग्जांपल, लिखेंगे फॉर एग्जांपल। चलिए एक एग्जांपल लिखेंगे, लिखेंगे मिस्टर रोहित कन्फर्स यानी दे दिए द राइट अधिकार, द राइट टू रिसीव रेंट, द राइट टू रिसीव रेंट in respect of his house property, in respect of his house property to his wife। जो एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा था ओरली, उसको मैं लिखवा रहा हूं कि हुआ क्या। तो मिस्टर रोहित ने क्या करा, रेंट रिसीव करने का अधिकार अपनी पत्नी को दे दिया कि किराया मेरे को नहीं चाहिए, आप मेरी पत्नी को दे दो। तो ये कह रहे हैं इनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकम टैक्स अथॉरिटी अपना काम कर लेगी, उनको पता है क्या करना है। इनकम टैक्स अथॉरिटी हो, जीएसटी डिपार्टमेंट हो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स हो, सबको पता रहता है असेसी क्या कर रहा है, कब कर रहा है, कितने घोटाले कर रहा है। वो तो नोटिस करने की एक टाइम लिमिट होती है, हम एक समय सीमा जब उलंघ जाती है उसके बाद कोई एक्शन लेते हैं, तो वही सारे काम डिपार्टमेंट हमारे करते हैं। ठीक है जी, तो एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे। विदाउट ट्रांसफरिंग द हाउस टू हर, मिस्टर रोहित ने अपना घर नहीं बेचा, सिर्फ इनकम को शिफ्ट किया। तो लिखेंगे कॉन्क्लूजन, इस केस में क्या होगा, वैसे तो आप सभी को पता है, फिर भी मैं एक बार लिखवा देता हूं। लिखेंगे इन दिस केस, लिखेंगे
इन दिस केस, इस केस में क्या होगा, द रेंट received by Rohit's wife shall be clubbed, उसको क्लब कर दिया जाएगा किसके हैंड्स में, मिस्टर रोहित के हैंड्स में। shall be clubbed with the income of Mr. Rohit, तो ये थे हमारे क्लबिंग के प्रोविजन। मतलब प्रोविजन अभी पूरे नहीं होते, बट मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसे हमारे क्लबिंग के प्रोविजन चलेंगे। अभी हमने देखा, एक केस हमने देख लिया कि एसेट नहीं बेचा, इनकम को ट्रांसफर कर दिया कि मेरे को इनकम नहीं चाहिए, आप मेरी पत्नी या मेरे पति या मेरे बच्चों को दे दो, क्योंकि आपको तो टैक्स की चोरी करनी है। तो अगर ऐसा हुआ तो इनकम टैक्स अथॉरिटी क्या करेगी, सेक्शन नंबर 60 को आपके सामने रख देगी। ठीक है जी, बात समझ आती है। चलिए इसी के बाद क्लबिंग के प्रोविजन को आगे बढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।